एजुकेटर सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भाग 1 की चर्चा कर चुके हैं, जो कि संविधान संशोधन का भाग 1 था, उसकी चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिया है, तो वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। अब हम उससे आगे अगले संविधान संशोधन की तरफ चलते हैं और अगला संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 को हुआ है, ये किससे संबंधित था? तो 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को, क्या था? सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में संविधान में शामिल कर लिया गया। अनुसूची में क्या कर लिया गया? संविधान में शामिल कर लिया गया। तो पहला चीज़ समझ लेते हैं, 21वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। इससे पहले कितने भाषा थे? इससे पहले 14 भाषा थे, यानी कि इससे पहले जो भाषाएं जो थी वो कितनी थी? 14 थी। अब अगला संविधान संशोधन चलते हैं 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन 1969 में होता है और ये किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पे नंबर और डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1969 में हुआ था और इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसमें जो है क्या किया गया था कि जो असम जो एक बड़ा राज्य था, असम से अलग होकर एक मेघालय एक नया राज्य बन गया था। ठीक है, क्या हुआ था? मेघालय एक नया राज्य बन गया था। कौन से संविधान संशोधन के जरिए? 22वां संविधान संशोधन 1969 के जरिए। अब अगला संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन 1971 में। अब ये 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में होता है, इसकी चर्चा करने से पहले कुछ केस की चर्चा कर लें, जो कि सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग केस है और इसी पे 24वां संविधान संशोधन बेस्ड है, इसलिए हम कुछ केसेस की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 24वां संविधान संशोधन से पहले हम पहला केस था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का केस था, भारत संघ, और ये हुआ था 1951 सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसके बाद दूसरा केस आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद तीसरा केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 सुप्रीम कोर्ट। ये तीन केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, 24वां संविधान संशोधन को समझने के लिए, और इस पे हम लोग पहले चर्चा कर लें, इसके बाद 24वें संविधान संशोधन की तरफ चलते हैं। तो देखिए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 और सज्जन सिंह के केस में क्या हुआ था? तो इस दोनों केस में ये कह दिया गया कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है और वो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति और वह पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में भी संशोधन कर सकती है। अब ये भाग 3 किससे संबंधित था? भाग 3 जो था वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। भाग 3 में क्या दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशंस का भाग 3 जो संविधान का पार्ट 3 है वो किससे संबंधित है? वो आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। और मूल अधिकार कितने थे? मूल अधिकारों की संख्या जो आर्टिकल्स अगर चलेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल्स आपका 12 से शुरू होके 35 तक ये आपके क्या दिए हुए हैं? मूल अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या कह दिया गया शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है और वो भाग 3 में भी संशोधन कर सकती है। इसका जस्ट उल्टा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को उल्टा करते हुए ये कह दिया कि नहीं, पार्ट जो इसकी जो पावर है, संसद की जो पावर है वो 368 यानी कि अनुच्छेद जो आर्टिकल्स 368 में जो है उसमें क्या दिया गया है, केवल संविधान संशोधन का प्रोसेस दिया हुआ है, शक्ति नहीं दी हुई है। इसलिए ये कह दिया गया कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है और वो पार्ट 3 में किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसके जस्ट उल्टा इसमें ये डिसीजन दे दिया कि इसमें जो है पार्ट 3 में किसी भी तरीके का संशोधन संसद नहीं कर सकती है, ये कह दिया गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में। अब ये यहीं से मामला शुरू हो जाता है कि अगर ऐसा है तो अब क्या है कि जुडिशियरी और विधायिका में एक तरीके से टसल हो गया कि भाई कौन सा सुप्रीम है, क्योंकि कहाँ जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता था कि जो है पावर नहीं है और संसद ये कह रही थी कि नहीं संविधान संशोधन की पावर है और वो पार्ट 3 में भी अमेंडमेंट कर सकती है, संविधान संशोधन के जरिए वो पार्ट 3 में भी कुछ बदलाव कर सकती है। तो इसके बाद ये 24वां संविधान संशोधन, इसी के बाद जो है 24वां संविधान संशोधन, इसकी डिसीजन यानी सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के केस में जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसके डिसीजन को ओवररूल करने के लिए 24वां संविधान संशोधन लाया गया और इसमें ये कह दिया गया फिर से अपने पुराने वाले जो डिसीजन थे उस डिसीजंस को मानते हुए ये कह दिया गया कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है और वो पार्ट 3 में भी संशोधन कर सकती है। यानी कि सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद में जो उसने डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, फिर इसको जो है इसमें ला दिया गया और कह दिया गया कि जो है संसद को, यहाँ पे क्या कह दिया गया, फिर से कह दिया गया कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है, संशोधन की शक्ति है और वह क्या कर सकता है और प्लस वो पार्ट 3 में भी यानी भाग 3 में भी संशोधन कर सकता है, ये कह दिया गया। और उसके साथ साथ ये कह दिया गया, पहला ये कहा गया, दूसरा ये कह दिया गया कि अगर संसद संविधान संशोधन विधेयक लेकर आती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास करके अगर संविधान संशोधन विधेयक आप राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो ये दो चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कह दी गई। इसमें क्या कह दिया गया कि राष्ट्रपति अगर संविधान संशोधन विधेयक लाया गया दोनों सदनों से पास कर तो राष्ट्रपति उस पर कॉन्सेंट देने के लिए बाध्य है। कॉन्सेंट क्या करेगा, देगा ही देगा, यानी कि उसकी कॉन्सेंट जो है अगर वो भेज दिया गया राष्ट्रपति के पास तो वो बाध्य हो जाएगा और उस पर उसको कॉन्सेंट देना पड़ेगा, वो उसके लिए बाध्यकारी बना दिया गया। ये किस में किया गया, 24वें संविधान संशोधन में ये कर दिया गया। इसी के बाद एक अगला केस आता है जो अब क्या है, इस समय किसकी गवर्नमेंट थी, इस समय थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है तो इस समय किसका गवर्नमेंट था, इस समय यानी 1966 से 1977 तक किसका गवर्नमेंट था, इंदिरा गांधी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है ना, कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार थी। और उस समय ही मेजर जो है डिसीजन इस तरीके का और इस तरीके का टसल किसमें शुरू हुआ था, विधायिका और जुडिशियरी में इस तरीके का टसल शुरू हुआ था और ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था 1966 से लेकर 1977, यहाँ 71 में ये चीज़ फिर कह दी गई। तो इसके ज़रिए क्या कह दिया गया कि ये पावर जो था, ये पावर क्या फिर संसद अपने पास वापस इन्होंने ले लिया। अब इसके बाद एक और केस आता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस पर डिस्कशन करना हमारे लिए जो है काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम अगले जो संविधान संशोधन है उसको समझ पाएंगे। इसके बाद एक और केस आता है, अगला केस है केशवानंद भारती का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस, और ये कब हुआ था, 19 कब था, 73 को ये आया है ना।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस था 1973 का। और इसमें क्या हुआ, इसमें ये हो गया, इसमें ये कह दिया गया, ये देखिए 24वां संविधान संशोधन 71 में आता है और इसके बाद जो है केशवानंद भारती का केस आता है। क्यों? क्योंकि फिर ये जो है संसद क्या करने लगा कि सारी पावर अपने पास ले ली और इस तरीके से करके वो क्या कर रहा था, फंडामेंटल्स राइट्स में भी कुछ अमेंडमेंट कर दे रहा था। और फंडामेंटल्स राइट में अमेंडमेंट करने का मतलब क्या है कि आपका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसमें भी कटलमेंट कर सकता है, संसद कटलमेंट कर सकती है, ये चीज़ उन्होंने कह दिया। तो लेकिन अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ऐसा क्या हुआ कि ये जो है पूरा जो इसके पास जो 24वां संविधान संशोधन से जो संसद के पास सारी शक्ति जो चली गई थी, वो फिर जो है जुडिशियरी के पास वो वापस आ गई। तो इसमें ये कह दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि संविधान में संशोधन जो है, संसद संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। इन्होंने ये कह दिया कि संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन लगा दिया। क्या लिमिटेशन लगा दिया? उसने एक लिमिटेशन लगा दिया कि किसी भी तरीके से उसका जो संरचना है, मूल ढांचा किसी भी तरीके से चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि संविधान का जो मूल भावना है, मूल ढांचा है, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हो सकता है। और ये मूल ढांचे को उन्होंने क्या रखा, उसको जो है उसकी लिस्ट को जो है ना, वो डिफ़ाइन नहीं किया उन्होंने मूल ढांचे को कि कौन सा चीज़ उसका मूल ढांचा होगा और कौन सा चीज़ उसका मूल ढांचा नहीं होगा। इसको डिफ़ाइन ना करके सारा पावर जो है संसद से फिर शिफ्ट होकर जुडिशियरी के पास चला गया। और यहाँ पे अब तो क्या है कि अब फंडामेंटल राइट्स के नाम पे ही वो केवल क्या कर सकते थे, जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास थी। अब क्या हो गई कि वो जो है किसके आधार पे, आधारभूत संरचना यानी मूल संरचना के नाम पे वो किसी भी जो भी संसद जो रूल बनाती है या एक्ट बनाती है, उस आधार पर उसको चेक कर सकता है, बैलेंस कर सकता था। तो ये जो है सारा पावर फिर क्या हो गया, फिर जो है जुडिशियरी के पास वो शिफ्ट हो गई। और उन्होंने ये कह दिया कि जो बदलाव होगा, संविधान संशोधन तो आप कर सकते हैं, आपकी पावर है, कर सकते हो, लेकिन उसमें जो स्ट्रक्चर है यानी कि मूलभूत जो ढांचा है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स भी जो है ये क्या है, संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, तो इसमें किसी भी तरीके का संशोधन नहीं हो सकता है। तो अभी क्या हो गया, अभी मामला ये हो गया है कि संविधान संशोधन तो कर सकता है संसद, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकता है। कब, कैसे करेगा, उसका जो है राइट अप्रोच अगर होगा तभी वो संशोधन कर सकता है। निगेटिव वे में यानी कि किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट्स का कर्टलमेंट नहीं कर सकता, उसको कम नहीं कर सकता है। अगर करना ही है तो उसमें चेंजेस करेगा, पॉजिटिव चेंजेस कर सकता है, निगेटिव किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकता है। ओके, तो अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और वहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे। ओके, थैंक यू।